हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं एनबीएस, ईएमआरएस, केवीएस और इसी प्रकार के संगठन द्वारा जो हाल ही में परीक्षाएं संपन्न की गई है उनमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है बालक कला श्रृंखला। बालक कला श्रृंखला में पुरानी परीक्षा में पूछे गए लगभग 600 से अधिक क्वेश्चंस हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे और आपको प्लान करने में ये मदद कर सकते हैं, आपकी तैयारी में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। अभी हाल ही में संपन्न परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन सीरीज आज हम करने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है बालक कला श्रृंखला पार्ट 14। सोल्ड पेपर्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज बालक कला श्रृंखला पार्ट 14 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 171 एनवीएस में पति या पत्नी की पोस्टिंग के संबंध में नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस के लिए स्थानांतरण दिशा निर्देश 2020 में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया था। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज वाज इंट्रोड्यूस इन द ट्रांसफर गाइडलाइंस फॉर नवोदय विद्यालय समिति 2020 रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ स्पाउस इन एनवीएस। एनवीएस के ट्रांसफर गाइडलाइंस के अनुसार 2020 में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जहां पर स्पाउस की पोस्टिंग के संबंध में बताया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। एनवीएस पति पत्नी को केवल उनके गृह जिले के पड़ोसी जिले में ही तैनात किया जा सकता है। एनवीएस पति पत्नी को उनके गृह जिले में तैनात होने से प्रतिबंधित किया गया है। एनवीएस पति पत्नी को अपने गृह जिले में पोस्टिंग की प्राथमिकता है। एनवीएस पति पत्नी को अब अपने गृह जिले में तैनात किया जाना आवश्यक है। तो क्या चेंजेज किए गए थे? ट्रांसफर गाइडलाइंस 2020 के अनुसार क्या चेंजेज किए गए थे स्पाउस पोस्टिंग से संबंधित? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एनवीएस पति पत्नी को उनके गृह जिले में तैनात होने से प्रतिबंधित किया गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रतिबंधित होने या चेंज होना या बदलाव होना ये पूछे जा सकते हैं। हाल ही में संपन्न परीक्षा में ये पूछा गया था, आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। स्पाउस को 2020 के अनुसार होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एनवीएस पति पत्नी को उनके गृह जिले में तैनात होने से प्रतिबंधित किया गया है। अगला सवाल देख लेते 172। निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में यदि निविदाकर्ता आपूर्ति की अपनी शर्तें प्रस्तुत करते हैं तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। In the context of submission of tender, what action should be taken if the tenderer submits his own terms of supply? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा करता अपनी खुद की शर्तें लागू करता है, खुद की शर्तें लगा करके और निविदा जमा करता है, तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। निविदा तभी स्वीकार की जानी चाहिए जब दरें अनुकूल हों तथा शर्तें स्वीकार्य हों। निविदा को सीधे ही खारिज कर देना चाहिए। निविदा स्वीकार की जानी चाहिए लेकिन आवश्यकता अनुसार शर्तों में संशोधन किया जाना चाहिए। निविदा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार की जानी चाहिए। यदि निविदाकर्ता आपूर्ति की अपनी शर्तें प्रस्तुत करता है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। निविदा तभी स्वीकार की जानी चाहिए जब दरें अनुकूल हों तथा शर्तें स्वीकार हों। यहाँ बताया गया है कि अगर उसने शर्तें लगा करके और टेंडर जमा किया है, सबसे पहली बात है कि दरें अनुकूल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, और इसके साथ में शर्तें जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेंडर मांग रहा है उसकी शर्तें भी स्वीकार होनी चाहिए। तो पहला उत्तर है वो ठीक हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निविदा तभी स्वीकार की जानी चाहिए जब दरें अनुकूल हों तथा शर्तें स्वीकार्य हों। डियर फ्रेंड्स, परचेज प्रोसीजर पर पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी परचेज प्रोसीजर पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, आपके सिलेबस में ये रखा गया है। तो मेरे चैनल पर परचेज प्रोसीजर पर एक कंप्लीट सीरीज है, आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट सीरीज देखिए। जैम पर आधारित क्वेश्चंस भी आप माँ केसर देवी सीरीज में देख सकते हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 173। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यदि बाद में ये साबित हो जाए कि नियुक्त व्यक्ति मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की उपेक्षा कर रहा है या उनका भरण पोषण ठीक से नहीं कर रहा है, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। इन केस ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट, if it is later proved that the appointee is neglecting or not maintaining the family members of the deceased employee properly, what action can be taken? तो बड़ी अच्छी बात है कि कंपनसेट अपॉइंटमेंट हुआ था। कर्मचारी की मृत्यु के बाद में परिवार के किसी भी योग्य एक व्यक्ति को नियुक्ति दी गई थी,
उसने क्या किया है कि बाकी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है उनका भरण पोषण या उनकी जिम्मेदारियां निभाना बंद कर दिया, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। नियुक्त व्यक्ति को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। नियुक्त व्यक्ति को कानूनी अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। नियुक्त व्यक्ति पर सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यदि बाद में यह साबित हो जाए कि नियुक्त व्यक्ति मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की उपेक्षा कर रहा है या उनका भरण पोषण ठीक से नहीं कर रहा है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। उसकी नियुक्ति है वो भरण पोषण के लिए, उनकी आर्थिक तंगी को मिटाने के लिए, सहारा देने के लिए, संबल देने के लिए थी, और ये सिद्ध हो जाता है कि वो भरण पोषण करना या परिवार के सदस्यों को उपेक्षा कर रहा है, तो उसकी नियुक्ति है वो क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 174। जवाहर नवोदय विद्यालयों यानी कि जेएनवीज में विद्यालय विकास निधि वीवीएन शुल्क का भुगतान करने के लिए छूट मापदंड क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एग्जेम्पशन इन पेइंग विद्यालय विकास निधि वीवीएन फीस इन जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनवीज? वीवीएन है वो कलेक्ट की जाती है सिर्फ कक्षा 9 से 12 के छात्रों से, और इसमें एग्जेम्पशन है वो किस आधार पर लिया जा सकता है? कौन कौन से बच्चे हैं वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को वीवीएन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के साथ एससी एसटी श्रेणियों, दिव्यांग छात्रों, सभी छात्राओं और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के छात्रों को वीवीएन का भुगतान करने से छूट दी गई है। सी हो जाएगा। एससी एसटी वर्ग के छात्र, दिव्यांग छात्र, सभी छात्राएं जिनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे है, उन्हें छूट दी गई है। केवल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के छात्रों को वीवीएन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। वीवीएन है वो ली जाती है कक्षा 9 से लेकर के 12वीं के छात्रों से ली जाती है, सिर्फ बॉयज से कलेक्ट की जाती है। उसमें भी छूट मिलेगी। कौन से बच्चों को छूट मिलेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एससी एसटी के छात्र हो जाएंगे, मतलब कि एससी एसटी के छात्र हैं, साथ में दिव्यांग अगर कोई बच्चे हैं तो उनसे भी एग्जेम्पशन है, और सभी छात्राएं, कोई भी वर्ग की छात्राएं हैं वो सभी छात्राएं एग्जेम्पशन के पात्र होंगी। इसके साथ में यहाँ पर कोमा आना चाहिए। जिनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है यानी कि बीपीएल परिवार है, कोई भी श्रेणी के बच्चे हैं बीपीएल में है, तो वो भी एग्जेम्पशन हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एससी एसटी के छात्र है, साथ में दिव्यांग बच्चे हैं और सभी गर्ल्स है, इसके साथ में जो बीपीएल में है उनको भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा। अगला सवाल देख लेते 175। एनबीएस खरीद प्रक्रिया में खरीद प्रक्रियाओं की प्राथमिकता के संबंध में हाल ही में क्या संशोधन किया गया है? Which amendment has been recently made in the NBS procurement process with respect to prioritization of procurement process? स्थानीय समितियों द्वारा स्पॉट खरीद पर जोर, सभी खरीद के लिए भाव विवरण आमंत्रित करके सीमित निविदा की आवश्यकता, वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के लिए प्रधानाचार्यों की शक्तियों में वृद्धि, आकस्मिक जरूरतों को छोड़कर सभी खरीद के लिए जैम पोर्टल को प्राथमिकता दी गई है। एनबीएस खरीद प्रक्रिया में मतलब कि एनबीएस में जो परचेज होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें खरीद प्रक्रियाओं की प्राथमिकता के संबंध में हाल ही में क्या संशोधन किया गया है, क्या चेंजेस किए गए हैं? एनबीएस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस किए गए हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। आकस्मिक जरूरतों को छोड़कर सभी खरीद के लिए जैम पोर्टल को प्राथमिकता दी गई है। यानी कि आकस्मिक जरूरतें हैं जो कि तुरंत पूरी करनी होती है, तुरंत परचेज करनी होती है, उनको छोड़ करके परचेजिंग कहाँ से करना होगा? जैम पोर्टल से करना होगा। इसको प्राथमिकता दी जाएगी। जो आकस्मिक जरूरतें हैं वो आप नवोदय में चली आ रही परचेजिंग प्रोसेस के माध्यम से पूरे करेंगे, परंतु बाकी परचेजिंग है आप जैम पोर्टल के माध्यम से करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। तो सर्विस रूल्स के अधिकतर टॉपिक हैं वो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। एकेडमिक पार्ट है वो भी मैक्सिमम कवर कर लिया गया है, और जनरल पार्ट के वीडियोज हैं वो भी अवेलेबल है।
हम लगभग 15,000 क्वेश्चंस पूर्ण करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को देखिए, बिल्कुल रेलेवेंट है, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस हैं बनाए गए हैं। सॉल्व पेपर भी आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपको तैयारी में प्लानिंग करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता लगता है, ट्रेंड पता लगता है, कौन से पार्ट को ज्यादा टच किया जा रहा है और कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो सॉल्व पेपर से ये आंसर कीज से आप समझ सकते हैं। सॉल्व पेपर यानी कि आंसर कीज पर आधारित क्वेश्चन से वो लाए जा रहे हैं बाला कला श्रृंखला में। बाला कला श्रृंखला में हम 600 क्वेश्चन से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो वो भी देखिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, नया प्लान बनाइए। साथियों, हाल ही में संपन्न परीक्षाओं पर आधारित बाला कला श्रृंखला पार्ट 14 के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। आपको उचित लगता है तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए। कमेंट भी आप कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 176। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जुर्माना लगाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग फाइन कैन नॉट बी फॉलोड? जब कर्मचारी को आरोपों का जवाब देने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो, जब कर्मचारी जांच के विस्तार का अनुरोध करता है, जब राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण निर्धारित तरीके से जांच कराना समीचीन नहीं है, जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी डीए आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में असमर्थ हो। क्वेश्चन है वो डिसिप्लिनरी रूल्स पर आधारित है। आपको क्वेश्चन देखने से समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन देखेंगे तो पता लगेगा कि ये डिसिप्लिनरी रूल्स पर आधारित क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? किन परिस्थितियों में जुर्माना लगाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। जब राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति है ये निर्णय ले लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण निर्धारित तरीके से जांच कराना समीचीन ही नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है और जांच कराना उचित नहीं है, तो क्या किया जाएगा? वहां पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 177। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा गठित स्थानीय खरीद समिति यानी कि बाजार के सर्वेक्षण के बाद द्वारा सामान की स्पॉट खरीद की क्या आवश्यकता है? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉट परचेज ऑफ गुड्स बाय लोकल परचेज कमेटी आफ्टर सर्वे ऑफ मार्केट टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रिंसिपल? क्या आवश्यकता हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। डीएम के नामित व्यक्ति को छोड़कर खरीद समिति पीएसी के समान होनी चाहिए। क्रय समिति में जिला मजिस्ट्रेट डीएम का नामित व्यक्ति शामिल होना चाहिए। क्रय समिति में जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के नामित व्यक्ति को शामिल करना होगा और समिति के सदस्यों को हर महीने रोटेशन के आधार पर बदला जाना चाहिए। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्रय समिति क्रय सलाहकार समिति पीएसी से भिन्न होनी चाहिए। यहाँ क्या आवश्यकता का मतलब है कि स्थानीय खरीद समिति है वो किस तरीके से बनाई जा सकती है। स्थानीय खरीद लोकल परचेज कमेटी को बनाने के लिए कौन सी शर्त हो जाएगी इनमें से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डीएम के नामित व्यक्ति को छोड़कर खरीद समिति पीएसी के समान होनी चाहिए। जो लोकल परचेज समिति है वो पीएसी के समान होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है, डीएम का जो नामित व्यक्ति है उसको छोड़ करके बाकी चीजें हैं यानी कि स्थानीय खरीद समिति है वो पीएसी के समान होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। आवश्यकता यहाँ क्या बोला है कि प्रिंसिपल द्वारा जो स्थानीय खरीद समिति तैयार की जाती है तो कैसे बन सकती है, उसके लिए क्या जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 178। समिति की ओर से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की विस्तृत प्रक्रिया कब प्रसारित की गई थी? When was the detailed procedure for procurement of goods and services by the समिति circulated? 1 अगस्त 1987, 3 मई 1992, 8 जुलाई 1988, 5 फरवरी 2007। When was the detailed procedure for procurement of goods and services by the समिति circulated? एनवीएस के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की विस्तृत प्रक्रिया है वो कब जारी की गई थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 जुलाई 1988। 8 जुलाई 1988 को ये जारी की गई थी, यानी कि विस्तृत सर्कुलर है वो जारी किया गया था। किसके द्वारा? एनवीएस के द्वारा 8 जुलाई 1988 को।
किसी संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित विस्तृत सर्कुलर है वो जारी किया गया था एनवीएस के द्वारा 8 जुलाई 1988 को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 179। एनवीएस में खरीद की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार किस प्रकार की खरीद के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर खुली निविदा की आवश्यकता होती है। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। एज पर द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट इन एनवीएस विच टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट रिक्वायर्स ओपन टेंडर बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन में बताया गया है कि एनवीएस में खरीद की विस्तृत प्रक्रिया है, उसके अनुसार खरीद के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर के खुली निविदा है वो कौन से प्रकार के खरीद के लिए करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बिना भाव विवरण बुलाए माल की खरीद, 1 लाख रुपये से ऊपर स्थानीय क्रय समिति द्वारा माल की स्पॉट खरीद, 5,000 रुपये से अधिक की खरीद। कौन से टाइप की खरीद के लिए आपको ओपन टेंडर देना होगा, समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 लाख रुपये से ऊपर अगर खरीद कर रहे हैं एनवीएस में, जेएनवी में, तो आपको क्या करना होगा, ओपन टेंडर देना होगा, एडवर्टाइज टेंडर देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 180। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोटेशन आमंत्रित करने के संदर्भ में बयाना राशि और सुरक्षा जमा के संबंध में प्रक्रिया का सटीक वर्णन करता है। Which of the following statements accurately describes the procedure regarding earnest money and security deposit in the context of inviting quotations? क्वेश्चन में बताया गया है कि कोटेशन के माध्यम से आप खरीद करना चाहते हैं तो बयाना राशि और सुरक्षा जमा के संबंध में इनमें से कौन सी प्रक्रिया सबसे सटीक वर्णन करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। यदि कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाता है तो बयाना राशि वापस कर दी जाती है और सफल निविदाकारों के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। सफल निविदाकारों को उनकी कोटेशन स्वीकार होने पर धरोहर राशि वापस कर दी जाती है। सी ऑप्शन है। यदि कोई ठेकेदार समय पर सामान की आपूर्ति करने में विफल रहता है तो प्रिंसिपल को बाजार से सामान खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुबंध के संतोषजनक समापन के बाद सुरक्षा जमा राशि को न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए जमा रखा जाता है। कोटेशन के माध्यम से अगर आप खरीदी कर रहे हैं तो बयाना राशि और सुरक्षा जमा के संबंध में कौन सी प्रक्रिया ठीक है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाता है तो बयाना राशि वापस कर दी जाती है और सफल निविदाकारों के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाती है। आपको ये समझना है कि कोटेशन स्वीकार नहीं किया है तो जो अर्नेस्ट मनी जमा हुई थी वो क्या कर दी जाएगी, अर्नेस्ट मनी है, ईएमडी है, वो क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। और जिनका कोटेशन स्वीकार हो गया है, मतलब कि सफल निविदा दाता है, वो टेंडर फाइनल हो गया है, तो जो ईएमडी थी वो किसके रूप में जमा हो जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में हो जाएगी, एसडी के रूप में वो काम ली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ईएमडी है, अनसक्सेसफुल बिडर को वापस कर दी जाएगी और जो सफल टेंडरर है उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा कर ली जाएगी, मतलब कि उसको कंटिन्यू रख लिया जाएगा। जितनी ईएमडी प्लस बाकी जो एसडी होती है, जितनी दर होती है, उसको लेकर के वो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चंस के पैटर्न है वो आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए एक रोड मैप तैयार करवा सकते हैं। इसलिए सॉल्व्ड पेपर यानी कि आंसर कीज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है बाला किला श्रृंखला। बाला किला श्रृंखला में अभी हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस की 14वीं सीरीज चल रही है। बाला किला श्रृंखला में लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को देखिए और परीक्षा के पैटर्न को, ट्रेंड को समझिए। अगर आपको बाला किला श्रृंखला के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, आप कमेंट भी करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 181। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगठन विशेष रूप से नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की स्थानांतरण नीति का सटीक वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस। एनवीएस कर्मचारियों को अपना स्थानांतरण स्थान चुनने का कोई अधिकार नहीं है। एनवीएस के पास कोई सुपरिभाषित स्थानांतरण नीति नहीं है। एनवीएस की स्थानांतरण नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को पात्रता और प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण स्थान चुनने के लिए समान अवसर प्रदान करना। और डी ऑप्शन हो जाएगा। एनवीएस की स्थानांतरण नीति कठोर है और परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं देती है। क्या एनवीएस के पास में ट्रांसफर पॉलिसी है, और ट्रांसफर पॉलिसी है तो किस तरीके की है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी को कौन सा ऑप्शन स्पष्ट कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा।
एनवीएस की स्थानांतरण नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को पात्रता और प्राथमिकता यानी कि एलिजिबिलिटी और प्रायोरिटी के अनुसार स्थानांतरण स्थान चुनने के लिए समान अवसर प्रदान करना है। मतलब कि जो भी पात्र व्यक्ति होगा, जिसकी भी प्राथमिकता बनती है, उसको स्थानांतरण के लिए अपना स्थान चुनने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है, कोई जैक जुगाड़ नहीं लगाया जाता है। जिसकी भी पात्रता बनती है, जिसकी भी प्राथमिकता बनती है, उसको वो स्थान दे दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 182। जेएनवी में संकुल स्तरीय खेल या सांस्कृतिक सम्मेलन के आयोजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे सामने आए? Which of the following issues came up during the cluster level sports cultural meet at JNVs? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेएनवी की आवश्यकता पर विचार किए बिना कर्मचारियों को छुट्टी मंजूर की जा रही है। शिक्षक द्वारा छात्रों की ठीक से हेड काउंटिंग यानी कि सरगणना नहीं की जा रही है। छात्रावास में ताला लगाना सुनिश्चित नहीं किया गया। शिक्षकों को बिना सोचे समझे अतिरिक्त कार्यभार सौंपना। संकुल स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम हो रहे हैं या सांस्कृतिक सम्मेलन हो रहे हैं, मतलब कि कल्चरल मीट हो रही है, तो उस समय पर क्या देखने को, क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जेएनवी की आवश्यकता पर विचार किए बिना कर्मचारियों को छुट्टी मंजूर की जा रही है। मतलब कि क्लस्टर मीट हो रहा है और एम्प्लॉई है वो क्या हो रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, तो इससे क्या है कि अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया क्वेश्चन देख लेते 183। प्रदान किए गए विवरण पर विचार करते हुए कौन सा कथन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत निकास और निकासी का सटीक वर्णन करता है? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। कंसीडरिंग द डिटेल्स प्रोवाइडेड which statement accurately describes exits and withdrawals under the National Pension System NPS? क्वेश्चन में बताया गया है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है कि आप एनपीएस से बाहर आना चाहते हैं, एनपीएस बंद करना चाहते हैं, या एनपीएस से निकासी करना चाहते हैं, धन निकासी करना चाहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है वो सही तरीके से वर्णन करता है, सटीक वर्णन करता है? एनवीएस लाइट स्वावलंबन योजना के तहत ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति पर कुल पेंशन धन निकालने की अनुमति नहीं है। यदि ग्राहक की मृत्यु पर खाते में कुल धनराशि 2 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है तो नामांकित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी केवल पूर्ण राशि निकालने का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सेवानिवृत्ति पर संचित पेंशन धन का कम से कम 80% वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन हो जाएगा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर खाते में कुल राशि की परवाह किए बिना पेंशन राशि का 40% वार्षिकी में निवेश करना अनिवार्य है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? एनपीएस से संबंधित अगर आप एनपीएस से निकलना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, या उसमें से निकासी करना चाहते हैं, धनराशि निकालना चाहते हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर खाते में कुल राशि की परवाह किए बिना पेंशन राशि का 40% वार्षिकी में निवेश करना अनिवार्य है। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि 60 वर्ष की आयु के बाद में आपको क्या किया जाएगा, जितनी भी इकट्ठी राशि है या संचित राशि है उसका 60% तो आपको दे दिया जाएगा और 40% है वो रिटेन कर लिया जाएगा। ये 40% कैसे मिलेगा आपको? पेंशन के रूप में मिलेगा। जितनी भी राशि है उसका 60% दे करके 40% है वो निवेश के रूप में रखा जाएगा। ये अनिवार्य है, वार्षिकी खरीदी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 184। दिशा निर्देशों के अनुसार वेतन स्तर 5 और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए देश के भीतर किस प्रकार की यात्रा की अनुमति है? व्हाट मोड ऑफ ट्रेवल इज परमिजिबल फॉर ऑफिसर्स एट पे लेवल 5 एंड बिलो फॉर जर्नीज विद इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस? तो ट्रेवलिंग अलाउंस गाइडलाइंस है, उनके अनुसार पे लेवल 5 और उससे नीचे के अधिकारी अगर देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? हवाई मार्ग से इकोनॉमी क्लास या ट्रेन द्वारा एसी फर्स्ट? हवाई मार्ग से इकोनॉमी क्लास या ट्रेन द्वारा एसी सेकंड? ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी, एसी थर्ड, एसी चेयर कार? हवाई मार्ग से बिजनेस क्लब क्लास या ट्रेन से एसी फर्स्ट? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? अगर वेतन स्तर 5 और उससे नीचे के अधिकारी हैं और देश के भीतर ही यात्रा कर रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी, एसी थर्ड और एसी चेयर कार में वो यात्रा कर सकते हैं क्योंकि पे लेवल के अनुसार एलिजिबिलिटी है वो बनती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 185।
12% से 18% दरों में संशोधन के कारण बढ़ी हुई जीएसटी लागत की प्रतिपूर्ति एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कैसे संभाली जाएगी, यानी कि कैसे पेमेंट किया जाएगा। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ए है, पहले से संबंधित कार्य के लिए निर्माण एजेंसियों को नई दर पर भुगतान का प्रमाण उपलब्ध कराने पर 18% जीएसटी की नई दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। बी स्टेटमेंट दिया है, अभी तक अनुबंधित नहीं किए गए कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी आदेश संख्या 158/TAS/GST/2022/331 के अनुसार वृद्धि कारक का उपयोग करके जीएसटी की नई दर पर अनुमान स्वीकृत किए जाएंगे। How will reimbursement of increased GST cost due to revision in rates from 12% to 18% be handled by NVS नवोदय विद्यालय समिति। तो यहाँ बताया गया है कि पहले दरें 12% थी, वो 18% हो गई है, तो उनको आप कैसे पे करेंगे, किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ये पेमेंट कैसे होगा। दरें बदल गई हैं तो आप पेमेंट कैसे करेंगे। जीएसटी की दरें चेंज हो गई हैं, रिवाइज्ड हो गई हैं, 12 से 18 हो गई हैं, तो 18% आप कैसे पेमेंट करेंगे। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी, केवल बी, केवल ए। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ठीक उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। ए स्टेटमेंट में बताया गया है, पहले से अनुबंधित कार्य के लिए निर्माण एजेंसियों को नई दर पर भुगतान का प्रमाण उपलब्ध कराने पर 18% जीएसटी की नई दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। यानी कि टेंडर हो चुके हैं, पहले से ही टेंडर हो चुके हैं, तो निर्माण एजेंसियों को नई दरें कैसे पे कर सकते हैं। उनसे आपको प्रमाण पत्र लेना होगा कि जीएसटी की नई दरें हैं वो 18% हो गई हैं, तो नई दर के अनुसार पेमेंट कर दिया जाएगा। और बी स्टेटमेंट में बताया गया है, अभी तक अनुबंधित नहीं किए गए, मतलब कि टेंडर फाइनल नहीं किया गया है, तो उन कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी आदेश संख्या, यहाँ पर आदेश संख्या दी गई है, इसके अनुसार वृद्धि कारक उपयोग करके जीएसटी की नई दर पर अनुमान स्वीकृत किए जाएंगे। नई दरें आने पर दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में संपन्न परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है बाला कला श्रृंखला। बाला कला श्रृंखला में 600 से अधिक क्वेश्चंस हैं, वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और अभी हाल ही में संपन्न परीक्षाओं की रिसेंट सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है बाला कला श्रृंखला पार्ट 14। आपको बाला कला श्रृंखला पार्ट 14 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपको आगामी परीक्षाओं के प्लान करने में मदद करेंगे। कमेंट भी आप कर सकते हैं। देख लेते नया सवाल 186। सीसीएस सीसीए नियम 1965 के नियम 14(4) के अनुसार यदि कर्मचारी द्वारा बचाव के लिखित बयान में सभी आरोप स्वीकार कर लिए जाते हैं तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज पर रूल 14(4) ऑफ द सीसीएस सीसीए रूल्स 1965, what action should the disciplinary authority take if all the allegations are accepted by the employee in the written statement of the defense। अपने बचाव के लिए उससे कहा गया कि अपने बचाव के लिए कोई लिखित में जवाब दीजिए, उसने सारे आरोप स्वीकार कर लिए हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी क्या कार्रवाई करेगा। आगे की जांच के लिए मामले को जांच प्राधिकारी को भेजें, आगे की जांच होने तक कर्मचारी को निलंबित करें, निष्कर्षों को रिकॉर्ड करें, यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य एकत्र करें और आगे की कार्रवाई करें, कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त करें। सीसीएस सीसीए नियम 1965 के नियम 14(4) के अनुसार यदि कर्मचारी ने अपने बचाव के लिखित बयान में सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के द्वारा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। निष्कर्षों को रिकॉर्ड करें, जो भी उसने आरोप स्वीकार किए हैं उन निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना होगा और यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य है उनको एकत्रित करना होगा और बाकी आगे की कार्रवाई है वो कर लेनी होगी, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है तो आगे की जो भी कार्रवाई होनी है वो कर ली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 187। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की स्थानांतरण नीति दिशा निर्देशों के अनुसार गैर प्राथमिकता सामान्य श्रेणी स्थानांतरण आवंटन में कर्मचारियों को क्या प्राथमिकता दी जाती है। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। As per the transfer policy guidelines of Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS), what priority is given to the employee in non-priority general category transfer allotment। यहाँ बताया गया है कि नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी का कोई एम्प्लॉई है तो एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार उसको क्या प्राथमिकता दी जाएगी। ऑप्शन देख लेते। वर्तमान स्टेशन पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है।
उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने अतीत में कठिन स्टेशनों पर कम से कम एक कार्यकाल पूरा किया हो। उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने अतीत में किसी कठिन स्टेशन पर सेवा नहीं दी है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी है, मतलब कि जनरल कैटेगरी है, तो प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी? एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार किस कर्मचारी को प्रायोरिटी दी जाएगी? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने अतीत में कठिन स्टेशनों पर कम से कम एक कार्यकाल पूरा किया हो, मतलब कि हार्ड स्टेशन पर कम से कम एक टेन्योर कंप्लीट कर लिया है, तो उनको क्या किया जाएगा? प्रायोरिटी में रखा जाएगा। नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के ऊपर उनको क्या रखा जाएगा? प्रायोरिटी में रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 188। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के योगदान के संबंध में सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन? साथियों, क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, परंतु क्वेश्चन से हमें समझ में नहीं आएगा कि सरकार के क्या चीज के बारे में, योगदान के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख करके हमें समझ में आएगा कि कौन से योगदान के बारे में वो पूछ रहा है। यदि कोई सब्सक्राइबर किसी अवधि के लिए योगदान नहीं करता है तब भी सरकार का योगदान होगा। किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के मामले में आदाता विभाग सरकार के योगदान के लिए जिम्मेदार होता है। सरकार के योगदान को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित नहीं किया जाएगा, जहां 50 पैसे को अगले उच्चतर रुपये में गिना जाएगा। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सरकार का योगदान परिलब्धियों का 10% निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या चीज है? एनपीएस है या सीपीएफ है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। वहां पर कंट्रीब्यूशन है, वो पूछा जा रहा है कि सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। सब्सक्राइबर का तो है ही है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, समिति का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सरकार का योगदान परिलब्धियों का 10% निर्धारित किया जाता है। मतलब 31 मार्च को आपकी जो सैलरी होगी उस परिलब्धियों के अनुसार 10% निर्धारित किया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन निर्धारित किया जाएगा। आपका शेयर होगा, समिति का शेयर होगा सीपीएफ में। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 189। समिति के निर्देशों के अनुसार कर्मचारी 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न AIPR भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस कहां कर सकते हैं? एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द समिति, वेयर कैन एम्प्लॉइज एक्सेस द ऑनलाइन पोर्टल फॉर फाइलिंग एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न AIPR फॉर द पीरियड एंडिंग 2022? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। आप इसको भरते हैं, AIPR भरते हैं, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरते हैं, लॉगिन भी करते हैं, आपका लॉगिन आईडी होता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, परंतु कई बार इसको भी गलत करके आ जाते हैं। हम देखते ही नहीं कि लॉगिन क्या है, किसी को भी बोल दिया आप ये मेरा रिटर्न भर दो, उसने भर दिया, आपने गौर ही नहीं किया। तो छोटी छोटी बातें आपको गौर करनी होंगी। इससे आसान क्या सवाल हो सकता है? इस प्रकार के इमरती क्वेश्चन है वो भी गलत करके आ जाते, तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर हमारा चेहरा देखने लायक बनेगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? आप एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरते हैं तो किस एड्रेस पर जाना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एड्रेस है iconnect.nvsonline.in है, इस पर आप लॉगिन करते हैं, आपका क्रेडेंशियल बना हुआ है, पासवर्ड है, वहां जाकर के आप इसको भरते हैं, लॉगिन करते हैं। तो सही वेब एड्रेस क्या हो जाएगा? वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न यानी कि AIPR भरने के लिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 190। श्री शर्मा के दो बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय JNV में कक्षा 8 और कक्षा 10 में पढ़ते हैं। उन्हें अपने नियोक्ता से प्रति माह 2000 रुपये का बाल शिक्षा भत्ता मिलता है। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार श्री शर्मा से उनके प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति माह विद्यालय विकास निधि के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। मिस्टर शर्मा's 2 children study in class 8th and 10th in Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV. He gets a child education allowance of rupees 2000 per month from his employer. As per Navodaya Vidyalaya scheme, how much will Mr. Sharma be charged towards Vidyalaya Vikas Nidhi per month for each of his children? श्री शर्मा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको रिम्बर्समेंट मिलता है CEA के रूप में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में रिम्बर्समेंट मिलता है। तो JNV में क्या फीस ली जाएगी? प्रत्येक बच्चे के लिए 1200 रुपये, प्रत्येक बच्चे के लिए 2000 रुपये, प्रत्येक बच्चे के लिए 600 रुपये, प्रत्येक बच्चे के लिए 1500 रुपये। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बच्चा उसका 8वीं में पढ़ रहा है, एक बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है,
तो क्या फीस ली जाएगी उससे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के लिए 1500। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और बच्चा 9th से 12वीं के बीच में है तो हर एक बच्चे से, दोनों बच्चों से लिए जाएंगे, या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उनसे फीस ली जाएगी। कब ली जाएगी? 9वीं से 12वीं के बीच में ली जाएगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 600 रुपये लिए जाएंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 1500 रुपये लिए जाएंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, प्रत्येक बच्चे से लिए जाएंगे। 8वीं में नहीं लिए जाएंगे, परंतु जो भी बच्चा फीस के योग्य है उससे ली जाएगी। तो प्रत्येक बच्चे से कितने रुपये लिए जाएंगे? 1500 रुपये लिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों आंसर की यानी कि सोल्ड पेपर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है बाला कला श्रृंखला पार्ट 14। बाला कला श्रृंखला 14 में अभी तक हम 190 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल बाला कला श्रृंखला में 600 से अधिक क्वेश्चंस हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु हाल ही में संपन्न परीक्षाओं के लिए नई सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया है बाला कला श्रृंखला 14। रिसेंटली इसमें 190 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पुरानी परीक्षाओं के आंसर की के क्वेश्चन से आप पेपर के ट्रेंड को समझ सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए प्लान बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। सोल्ड पेपर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज बाला कला श्रृंखला पार्ट 14 के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।